अपनी यात्रा के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रॉयल विश्वविद्यालय के छात्रों को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी का राष्ट्रीय स्मारक चोटेन जाने का भी है कार्यक्रम। भारत और भूटान के बीच जल विद्युत और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र सहित कई अहम समझौतों पर हुए हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री ने की हाइड्रो पावर और रुपे कार्ड की शुरुआत। जम्मू कश्मीर में हालात तेजी से सामान्य होने की ओर। राज्य में चरणबद्ध तरीके से पाबंदियां हटाने का काम जारी। कश्मीर घाटी में 50,000 लैंडलाइन फोन शुरू। सोमवार से खुलेंगे स्कूल। बाल्टिक क्षेत्र के 3 दिवसीय दौरे पर गए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने की लिथुआनिया के राष्ट्रपति से मुलाकात। उपराष्ट्रपति ने सभी राष्ट्रों को आतंकवाद को खत्म करने के लिए सामूहिक प्रयास तेज करने का किया आह्वान। आतंकवाद को मदद देने वाले राष्ट्रों को अलग थलग करने पर दिया जोर। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक विवाह समारोह में बम विस्फोट। दर्जनों लोगों के मारे जाने और जख्मी होने की आशंका। पहलवान बजरंग पुनिया, पैराथलीट दीपा मलिक को मिलेगा खेल रत्न पुरस्कार। रविंद्र जडेजा सहित खिलाड़ियों के लिए अर्जुन पुरस्कारों की घोषणा। नमस्कार, मैं हूं जया सिन्हा। समाचारों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भूटान दौरे से जुड़ी खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भूटान दौरे का आज दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री आज भूटान के रॉयल विश्वविद्यालय के छात्रों को संबोधित करेंगे। बाद में प्रधानमंत्री मोदी का राष्ट्रीय स्मारक चोटेन भी जाने का कार्यक्रम है। ताशी चोड जोंग में मेहमान नेता के सम्मान में एक सांस्कृतिक प्रदर्शन किया जाता है। पीएम मोदी विपक्ष के नेता डॉक्टर पेमा ग्यामत्सो से भी मुलाकात करेंगे। अपनी यात्रा को संपन्न करने के बाद वे आज नई दिल्ली के प्रस्थान करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान के अपने समकक्ष लोटे शेरिंग से विभिन्न विषयों पर बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय भागीदारी को और प्रगाढ़ बनाने के कदमों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान के प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों में भागीदारी बढ़ाने के कदमों पर चर्चा की गई। इस गर्मजोशी के कई मायने हैं। अपने पड़ोसी देश के साथ इस प्रकार के रिश्ते निभाने की परंपरा शायद ही कहीं देखने को मिले। भूटान के प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग ने पारो हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी तमाम विशिष्टताओं से हटकर अपनेपन के साथ की। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। दो दिवसीय यात्रा के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम लोटे शेरिंग के साथ वहां की संसद में प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की। 130 करोड़ भारतीयों के दिलों में भूटान एक विशेष स्थान रखता है। मेरे पिछले कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री के रूप में मेरी पहली यात्रा, इसके लिए भूटान का चुनाव बहुत ही स्वाभाविक था। इस बार भी अपने दूसरे कार्यकाल के शुरू में ही भूटान आकर मैं बहुत खुश हूं। भारत और भूटान के संबंध दोनों देशों के लोगों की प्रगति, संपन्नता और सुरक्षा के साझा हितों पर आधारित है। प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग ने दो पुराने दोस्तों की मुलाकात को खास बताया। I had the privilege of sitting down with Modi ji for a meeting that was heartwarming and fruitful.
I felt like I was having a conversation with a very close friend, a friend who cares, a friend who means a lot to us. From our conversation, His Excellency's focus on neighborhood first policies, मुलाकात के बाद दोनों नेता सिमतोखा दजोंग पहुंचे, जहां आध्यात्मिकता को अपनाने के साथ ही कूटनीति पर भी जोर दिया गया। करीब 4 दशक पुराने बौद्ध मठ में ये पहला मौका था जब कई परियोजनाओं का उद्घाटन होने के साथ ही समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। बौद्ध परंपरा का ध्यान रखते हुए पीएम मोदी ने दीप प्रज्वलित कर भगवान बुद्ध की प्रतिमा के आगे ध्यान लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पीएम लोटे शेरिंग ने 5 परियोजनाओं का औपचारिक रूप से उद्घाटन किया, जिसमें अति महत्वपूर्ण मांगदेछू पनबिजली परियोजना का उद्घाटन शामिल है। गौरतलब है कि मांगदेछू पनबिजली परियोजना दक्षिण एशिया की सबसे किफायती परियोजनाओं में से एक है। 720 मेगावाट की क्षमता वाली इस परियोजना की 4 इकाई हैं और इसकी कुल लागत 512 करोड़ रुपए है। इसकी 4 में से 3 इकाई पहले ही शुरू हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत भूटान पनबिजली संबंधों की स्वर्ण जयंती पर एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। भूटान की पंचवर्षीय योजनाओं में भारत का सहयोग आपकी इच्छाओं और प्राथमिकताओं के आधार पर आगे भी जारी रहेगा। साथियों, हाइड्रो पावर हमारे दोनों देशों के बीच सहयोग का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। दोनों देशों ने मिलकर भूटान की नदियों की शक्ति को बिजली में ही नहीं, पारस्परिक समृद्धि में भी बदला है। मुझे विश्वास है कि हम अन्य परियोजनाओं को भी तेजी से आगे ले जाएंगे। दोनों नेताओं ने संयुक्त रूप से दक्षिण एशिया उपग्रह के ग्राउंड स्टेशन का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर रुपे कार्ड की भी शुरुआत की। उन्होंने इससे बाकायदा खरीदारी भी की। उन्होंने भारत भूटान के विश्वविद्यालयों के बीच सूचना को साझा करने और संचार को प्रोत्साहित करने के लिए सीधे लिंक का भी उद्घाटन किया। भूटान के विकास में भारत की भागीदारी को लगातार बढ़ाते हुए पीएम मोदी ने स्टैंड बाय स्वैप व्यवस्था के तहत अतिरिक्त $100 मिलियन उपलब्ध कराने का ऐलान किया। सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क के तहत भूटान के लिए करेंसी स्वैप की लिमिट बढ़ाने के लिए हमारा नजरिया पॉजिटिव है। इस बीच विदेशी मुद्रा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए स्टैंड बाय स्वैप व्यवस्था के तहत अतिरिक्त $100 मिलियन भूटान को उपलब्ध होंगे। दोनों देशों के बीच 9 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें प्रमुख रूप से विमान दुर्घटना और घटना जांच का समझौता, भारत की राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के साथ भूटान के नेशनल लीगल इंस्टीट्यूट के साथ समझौता, भूटान के जिंगमे सिंगे वांगचुक स्कूल ऑफ लॉ के साथ नेशनल स्कूल ऑफ इंडिया विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन, सूचना प्रौद्योगिकी और टेलीकॉम विभाग, सूचना और संचार मंत्रालय और इसरो के बीच समझौता, राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क और ड्रुक रिसर्च एंड एजुकेशन नेटवर्क के बीच समझौता, 4 विश्वविद्यालयों का रॉयल विश्वविद्यालय के साथ समझौता शामिल है। विश्व खुशहाली सूचकांक में भूटान का उच्च स्तर है। वहां की आध्यात्मिकता और प्रकृति के साथ इसका जुड़ाव इसके प्रमुख कारणों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिमतोखा दजोंग में बौद्ध भिक्षुओं से आशीर्वाद प्राप्त किया। बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के पौधे का पौधारोपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस तरह के आत्मीयता के भाव से 2 पुराने देशों के बीच आपसी रिश्तों में और भी गर्माहट आने की संभावना है। थिम्पू से विशाल बैरिस्टो के साथ सुधाकर दास की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान के सम्राट जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच भारत भूटान के रिश्तों को आगे ले जाने के मुद्दे पर चर्चा की गई। भूटान यात्रा के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौथे सम्राट जिग्मे सिंगे वांगचुक से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच भारत भूटान संबंधों को प्रगाढ़ बनाने पर चर्चा हुई। और पारो हवाई अड्डे से थिम्पू के बीच यात्रा के दौरान कई जगहों पर स्थानीय लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। इसमें बड़ी संख्या में बच्चे भी शामिल रहे। उन्होंने झंडे लहराकर भूटान की यात्रा पर पहुंचे लोकप्रिय प्रधानमंत्री का अभिवादन किया। प्रधानमंत्री का थिम्पू के होटल पहुंचने पर भारतीय समुदाय के लोगों ने भव्य स्वागत किया। इस मौके पर लोगों ने तिरंगा हाथ में लेकर प्रधानमंत्री के सम्मान में मोदी मोदी के नारे लगाए।
और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं संवाददाता नीरज सिंह। नीरज, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि कल काफी ऐतिहासिक दिन रहा, पहले दिन था यात्रा का और पनबिजली परियोजना जैसी तमाम ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर हुए, कई परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ। लेकिन अगर हम बात करें आज के कार्यक्रम की, तो आज क्या कुछ खास रहने वाला है? नीरज, थिम्फू से हमारे संवाददाता, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? नीरज तक हमारी आवाज़ शायद नहीं पहुंच पा रही है, उनसे फिर कोशिश करेंगे बात करने की। और यहाँ रुकूंगी एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। भैया, क्या हमेशा के लिए बैंगलोर जा रहे हो क्या? प्लानिंग तो परफेक्ट होनी चाहिए ना। अब वहाँ किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो क्या भोपाल वापस आऊंगा? लेकिन वहाँ अपना आधार अपडेट करना नहीं भूलना। आधार अपडेट? हाँ। पर कैसे करवाऊँ? किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस के आधार केंद्र में जाकर आप अपने आधार को अपडेट करवा सकते हैं। पिंकी का भी आधार अपडेट करवा लो। 5 और 15 साल पूरे होने पर बच्चों के बायोमेट्रिक्स अपडेट करना जरूरी है। ठीक है फिर। जीवन को आसान बनाने के लिए हम हैं आधार के साथ। मेरा आधार, मेरी पहचान। हेलो, कौन? नमस्कार मैडम जी हम 10 वही जो बच्चों को देते हैं बड़ा काश। सोचा आपको बता दें कि हम फिर मिलने आ रहे हैं आपके बच्चे से। उसकी तबीयत बिगाड़ेंगे। दस्त ऐसे दस्तक देकर नहीं आते, तो दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? दस्त की इलाज में देरी हुई तो शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है। इसलिए दस्त शुरू होते ही ORS और जिंक शुरू करें। दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? और बहुत बहुत स्वागत है ब्रेक के बाद। और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर भूटान की यात्रा पर हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं संवाददाता नीरज सिंह सीधे थिम्फू से। नीरज, सबसे पहले आपसे ही जानना चाहेंगे, कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर हुए, कल का दिन काफी महत्वपूर्ण रहा। आज दूसरे दिन क्या कुछ खास कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के? देखिए, आज दिन की शुरुआत प्रधानमंत्री के जो 2 दिवसीय दिन की जो शुरुआत होगी वो रॉयल यूनिवर्सिटी जो भूटान है वहाँ पर प्रधानमंत्री पहुँचेंगे और जो वहाँ के जो छात्र हैं उनको संबोधित करेंगे। कल जिस तरीके से दोनों ही देशों के बीच शिक्षा को लेकर समझौता हुआ है, 4 यूनिवर्सिटी के साथ, भूटान की रॉयल यूनिवर्सिटी के साथ एक समझौता दोनों देशों के बीच में हुआ है, तो वो निश्चित तौर पर जो भूटान के जो छात्र हैं उनको काफ़ी मदद करेगा। भारत की तमाम जो रिसर्च है वो उनके लिए अवेलेबल होगी ऑनलाइन। इसके साथ साथ ही जो दिल्ली और कोलकाता, सिलचर की जो यूनिवर्सिटी हैं वहाँ पर जितना भी एजुकेशन का जो साहित्य होगा वो भूटान के लोगों के लिए निश्चित तौर पर जो स्टूडेंट हैं उनके लिए उपलब्ध होगा। और बड़ी संख्या में जो भूटान के जो छात्र हैं वो भारत पढ़ने के लिए जाते हैं। तो दोनों देशों में शिक्षा का जो स्तर है वो और ज़्यादा कह सकते हैं कि एक आगे के लेवल पर जाएगा, क्योंकि भारत और भूटान के अंदर अगर हम आपसी परस्पर समझौते की बात करें, आपसी सहयोग की बात करें, तो पनबिजली परियोजना में एक बड़ा सहयोग है। यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत ने बड़े पैमाने पर निवेश कर रखा है। भूटान की पंचवर्षीय योजना में भी भारत जो आर्थिक निवेश है वो करता है। लेकिन इन सब के साथ जो परंपरागत पिछले कई दशकों से चली आ रही है जिसमें भारत निवेश करता है या सहायता करता है भूटान की, इसके अलावा अब दूसरे क्षेत्रों में भी जो आपसी सहयोग है उसको और बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। चाहे स्पेस में भूटान को आगे ले जाने की बात हो, भारत इस ओर लगातार प्रयास कर रहा है। कल एक स्पेस स्टेशन का भी यहाँ पर उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया। इसके साथ ही एजुकेशन के क्षेत्र में किस तरह से आगे लेके जाया जा सकता है। पर्यटन एक बड़ा क्षेत्र है। रुपे कार्ड को प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया, क्योंकि बड़ी संख्या में जो भूटान के जो लोग हैं वो भारत जाते हैं, यहाँ के स्टूडेंट भारत जाते हैं और भारत से बड़ी संख्या में जो टूरिस्ट हैं वो भूटान आते हैं। तो रुपे कार्ड होगा तो एक्सचेंज करने में, मनी एक्सचेंज करने में बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि कैश कैरी करने की अपनी तमाम तरह की जो परेशानियाँ हैं वो होती हैं। जो व्यापार है उसको ज़्यादा सुगम तरीके से बढ़ावा मिलेगा। तो निश्चित तौर पर अब प्रधानमंत्री उन दिशाओं की ओर लगातार कोशिश कर रहे हैं भूटान के साथ सहयोग करने की जो अभी तक छूटे हैं, और यही कारण है कि प्रधानमंत्री का मेन फोकस है। कल भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि भूटान हमारा पड़ोसी है, इस बात का हमको गर्व है। और खुद जो भूटान के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने फेसबुक पोस्ट पर भी इस बात का जिक्र किया कि प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करना सम्मान की बात है। तो निश्चित तौर पर यह यात्रा दोनों देशों के जो संबंध है उसके लिए एक मील का पत्थर साबित होगी और एक नई दिशा में, एक नई ऊंचाई पर दोनों ही देशों के संबंध पहुंचेंगे। जी नीरज, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए। आपके साथ आगे भी हम लगातार जुड़े रहेंगे जब प्रधानमंत्री के ये कार्यक्रम रहेंगे। और यहाँ पर
अगर हम आगे बढ़ें खबरों में, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहिए मेरे साथ। पहला अक्षर अ रट लो तो व से एक विद्वान होगा, पक्की होगी बुनियादें तो ह से हिंदुस्तान होगा। पहले करो शुरुआत करो तो पक्की बात करो। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। भैया क्या हमेशा के लिए बैंगलोर जा रहे हो क्या? प्लानिंग तो परफेक्ट होनी चाहिए ना। अब वहाँ किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो क्या भोपाल वापस आऊँगा? लेकिन वहाँ अपना आधार अपडेट करना नहीं भूलना। आधार अपडेट? हाँ। पर कैसे करवाऊँ? किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस के आधार केंद्र में जाकर आप अपने आधार को अपडेट करवा सकते हैं। पिंकी का भी आधार अपडेट करवा लो। 5 और 15 साल पूरे होने पर बच्चों के बायोमेट्रिक्स अपडेट करना जरूरी है। ठीक है फिर। जीवन को आसान बनाने के लिए हम हैं आधार के साथ। मेरा आधार, मेरी पहचान। ब्रेक के बाद स्वागत है। कश्मीर घाटी में कड़ी सुरक्षा के बीच लोगों की आवाजाही पर पाबंदियों में शनिवार को ढील दी गई। शहर के कुछ इलाकों में लैंडलाइन सेवा बहाल कर दी गई है। जम्मू के 5 जिलों में 2G मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बहाल करने के साथ ही कश्मीर घाटी में 35 थाना क्षेत्रों में प्रतिबंधों में ढील दी गई। सरकारी कर्मचारियों को अपने अपने कार्यालयों में जाने देने के लिए पाबंदियों में ढील दी गई। कश्मीर घाटी के 100 से अधिक टेलीफोन एक्सचेंज में से 17 एक्सचेंज में लैंडलाइन सेवाएं शनिवार को बहाल कर दी गई। ये एक्सचेंज अधिकतर सिविल लाइन्स क्षेत्र, छावनी क्षेत्र, श्रीनगर जिले के हवाई अड्डे के पास है। श्रीनगर में 190 विद्यालय सोमवार को खुल जाएंगे। और हमारे साथ जुड़ रही हैं श्रीनगर से रमा त्यागी। रमा, आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि इस वक्त क्या कुछ स्थिति है? फोन लैंडलाइंस को लेकर काफ़ी ज़्यादा बातचीत हो रही थी। फोन्स खुल गए हैं, लैंडलाइन खुल गई हैं, कल स्कूल खुल रहे हैं बच्चों के, तो यकीनन घाटी में तस्वीर वाकई बहुत सुखद नजर आ रही है। देखिए, जो तस्वीर है वो सामान्य है और यहाँ पर जो लोग अपना काम कर रहे हैं, घरों से बाहर भी निकल रहे हैं और जिस तरह से जो फ़ोन्स की कमी थी वो महसूस की जा रही थी। हालांकि जो प्रशासन की तरफ से कम्युनिकेशन की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी, लेकिन घरों में फ़ोन की जो कमी थी उसको भी अब दूर करने की कोशिश की गई है और 23,000 के करीब फ़ोन लाइन्स कल शाम तक खोल दी गई। कुल 96 एक्सचेंजेस हैं जिनमें से 17 में जो फ़ोन लाइन्स है वो खोल दी गई थी और राज्य प्रशासन का कहना है कि आज शाम तक उनकी कोशिश है कि जो लैंडलाइंस हैं वो सभी एक्सचेंज में खोल दी जाए। और आप देख सकते हैं कि आज जो हज यात्री हैं वो भी वापस आ रहे हैं, तो उनके लिए भी पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। स्पेशल बसेस उनके लिए लगाई गई हैं, स्पेशल पासेस इशू किए गए हैं जहां से उनके परिवार वाले उनको ला सकते हैं और जिनके जो लोग सीधे वहां से आएंगे उनके लिए स्पेशल बसेस हैं जो उन्हें घर तक पहुंचाएंगी। तो तमाम इंतजाम इस तरह के किए जा रहे हैं जया कि किसी भी तरह की जो असुविधा है यहाँ पर लोगों को महसूस ना हो, क्योंकि कुछ बंदिशें हैं लेकिन वो सुरक्षा के मद्देनज़र अभी जो संवेदनशील क्षेत्र हैं वहाँ पर लगाई गई हैं और उन बंदिशों के रहते भी आम आदमी सामान्य अपना जो जीवन है वो चला सके, उसके लिए प्रशासन ने यहाँ पर इंतजाम किए हुए हैं। बिल्कुल रमा, जिस तरह से हमने तस्वीरों में देखा कि जम्मू में बच्चे अपने स्कूल लौट रहे थे, कल स्कूल खुलेंगे, दफ्तर खुल गए हैं, तो ऐसे में तमाम तरह की जो आशंकाएं पहले जताई जा रही थी किसी भी अप्रिय घटना को लेकर वो यहाँ पे सिरे से खारिज होती नजर आ रही हैं और एक बड़ी सफलता प्रशासन की ओर से भी और साथ साथ लोगों का योगदान भी रहा कि जो सभी बहुत ही सामान्य तरीके से सब कुछ रहा और अब एक बार फिर जो जिंदगी जो है वापस पटरी पर लौट आई है। बिल्कुल जया, इसे कह सकते हैं कि प्रशासन, सुरक्षा बल और आम लोग तीनों का सामंजस्य और उससे जो है तस्वीर एक जो है सकारात्मक तस्वीर यहाँ पर नज़र आती है। जिस तरह से अब कल स्कूल भी खुलेंगे, हालांकि प्रशासन ने कहा है कि पहले प्राइमरी लेवल पर स्कूल खोले जाएंगे और उसके बाद जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं वो स्थिति की समीक्षा करेंगे और उसके मुताबिक ही जो आगे के कदम हैं उनमें बढ़ा जाएगा। जो सरकारी दफ्तर हैं, सरकारी ऑफिसेज हैं, वहाँ पर कामकाज सुचारू रूप से शुरू हो गया, वहाँ पर कामकाज सुचारू रूप
रूप से चल रहा था और सोमवार से जो है औपचारिक रूप से सभी प्रक्रियाएं वहां पर शुरू हो जाएंगी। तो तमाम आप देख सकते हैं कि तमाम पहलू ऐसे हैं जहां पर सामान्य व्यवस्था बहाली की प्रशासन की कोशिशें सफल होती दिख रही हैं और उम्मीद की जाएगी कि जो बाकी के जो फोन लाइंस है जिनकी बारे में लोग सोच रहे हैं कि उनको भी खुल जाना चाहिए और इंतजार कर रहे हैं वो भी खुलेंगे अगर स्थिति सामान्य रहती है और जो बच्चे हैं वो स्कूल जा पाएंगे, कॉलेजेस जा पाएंगे और अपना जो अपनी शिक्षा का काम है उसे आगे बढ़ा पाएंगे। और जो सुरक्षा बल हैं वो भी तमाम स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं कि जिस तरह से सामान्य स्थिति बहाल हो रही है इसमें कोई अवांछित तत्व किसी भी तरह की अवांछनीय घटना को अंजाम ना दे पाए, क्योंकि अभी तक लगातार जिस तरह की स्थिति चली है उसमें इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है। बिल्कुल, तो जम्मू कश्मीर में सामान्य होते हालात और बदलाव की बयान। बहुत बहुत शुक्रिया रमा हमसे जुड़ने के लिए और ये जानकारी साझा करने के लिए। रुक करते हैं अगली खबरों का। तो पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि सभी देशों को पेरिस जलवायु समझौते को अक्षरशः स्वीकार करना चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि बेसिक समूह के देश अहम भूमिका निभा सकते हैं। जावड़ेकर ब्राजील के साओ पालो में जलवायु परिवर्तन पर बेसिक यानी ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, भारत और चीन देशों की 28वीं मंत्री स्तरीय बैठक में हिस्सा लेने के लिए वहां पर गए हुए हैं। जावड़ेकर ने बैठक में कहा कि ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, भारत और चीन चारों देशों के पास विश्व का 1/3 भौगोलिक क्षेत्र और वैश्विक आबादी का 40% है और जब ये देश एक सुर में एकजुट होकर बोलेंगे तो ये इन देशों के दृढ़ निश्चय को जताएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के मसले पर बेहद संजीदगी के साथ काम करने की जरूरत है। और बाल्टिक क्षेत्र के 3 दिवसीय दौरे पर गए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने लिथुआनिया के राष्ट्रपति से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उपराष्ट्रपति ने सभी राष्ट्रों को आतंकवाद को खत्म करने के लिए सामूहिक प्रयास तेज करने का आह्वान किया और आतंकवाद को मदद देने वाले राष्ट्रों को अलग अलग करने पर जोर दिया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 370 को नवगठित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के समग्र विकास और लोगों की भलाई के लिए हटाया गया है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक विवाह समारोह में हुए बम विस्फोट में दर्जनों लोगों के मारे जाने और घायल होने की आशंका है। समारोह में सैकड़ों लोग उपस्थित थे। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी के लहजे में कहा है कि अगर वे फिर से निर्वाचित नहीं होते हैं तो देश में आर्थिक संकट की स्थिति पैदा हो जाएगी। उन्होंने साथ ही कहा कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से नापसंद करने वाले लोगों को भी देश की मजबूत वृद्धि और निम्न बेरोजगारी दर के लिए उनके पक्ष में मतदान करना चाहिए। हालांकि बदलते हालात में आगामी चुनाव से पहले अर्थव्यवस्था की स्थिति शायद अच्छी नहीं रहे, इसी कारण ट्रंप की चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। इस सप्ताह अमेरिका के वित्तीय बाजारों ने देश में मंदी की संभावनाओं के संकेत दिए हैं। इससे निवेशकों, कंपनियों और उपभोक्ताओं के बीच बेचैनी का माहौल है। चीन से आयातित वस्तुओं पर दंडात्मक शुल्क लगाने की ट्रंप की योजनाओं और ब्रिटेन और जर्मनी से आर्थिक संकुचन की रफ्तों के आने से चिंता बढ़ी है। ट्रंप के सलाहकारों को भय है कि कमजोर अर्थव्यवस्था राष्ट्रपति को नुकसान पहुंचा सकती है। और हांगकांग में लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ता फिर से बड़े मार्च का आयोजन करने की तैयारी में हैं। इस बार की रैलियां आंदोलन की एक बड़ी परीक्षा होंगी, क्योंकि सप्ताह के आरंभ में हवाई अड्डे पर विरोध प्रदर्शन की काफी आलोचना हुई थी। साथ ही चीन के अगले कदम को लेकर चिंताएं भी बढ़ गई हैं। इस बीच हजारों सरकार समर्थक प्रदर्शनकारी भी मार्च करते हुए एक पार्क में जमा हुए और लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारियों की आलोचना करते हुए पुलिस का समर्थन किया। सरकार समर्थक प्रदर्शनकारियों में कई चीनी ध्वज भी दिखे हुए। इस तरह शहर में प्रदर्शन को लेकर अब ध्रुवीकरण हो रहा है। पिछले 10 हफ्ते से चल रहे प्रदर्शनों ने इस अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक केंद्र को संकट में डाल दिया है, क्योंकि चीन के वामपंथी शासन ने कड़ा रुख अपना रखा है। चीन ने हिंसक प्रदर्शनकारियों के कदमों को आतंकवादी की तरह करार दिया है। और रजत पदक विजेता पैरालंपियन दीपा मलिक देश के सबसे बड़े खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित हुई हैं। उनके साथ राष्ट्रमंडल खेलों के चैंपियन पहलवान बजरंग पुनिया भी इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चुने गए हैं। दीपा ने 2016 रियो पैरालंपिक के शॉटपुट इवेंट की F53 कैटेगरी में रजत पदक जीता था। इसी के साथ अर्जुन अवार्ड के लिए भी 19 खिलाड़ियों के नाम चयनित हुए हैं। इनमें रविंद्र जडेजा, पूनम यादव, तेजिंदर पाल सिंह, मोहम्मद अनस, हॉकी खिलाड़ी चिंगल सेना और निशानेबाज अंजुम मृदुल शामिल हैं।
और डीडी न्यूज की वरिष्ठ एंकर नीलम शर्मा कल पंचतंत्र में विलीन हो गई। नोएडा में कल उनका निधन हो गया। वे करीब 50 वर्ष की थी। पत्रकारिता में लंबा अनुभव रखने वाली नीलम शर्मा पिछले 20 वर्षों से दूरदर्शन का एक प्रमुख चेहरा थी। पत्रकारिता जगत में नीलम ने कई नए सोपान गढ़े। उन्हें नारी शक्ति सम्मान और केपी सिंह गिल सम्मान समेत कई पुरस्कारों से नवाजा गया। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।